गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ पे अपने आप को रोका था? हमने रोका था अपने आप को टैक्स एविटी सरचार्ज के पॉइंट। फिर मैं गया था सारी चीजें समझाते हुए। मैं कहा कि ये मेरा असेसमेंट पार्ट है, इससे हम इनकम को कंप्यूट करेंगे। ये हम क्या कैलकुलेट कर, नेट इनकम। नेट इनकम में हमने देखा सैलरी है, एचपी है, बीपी है, सीजी है, अदर सोर्स है, क्लबिंग है, सेटअप है, ग्रॉस है, डिडक्शंस है एंड नेट इनकम है। ओके, ठीक है। तो मैंने कहा कि न्यू स्कीम को भी समझना, 115 बीएससी को समझना है। तो 115 बीएससी को समझने के लिए हमें सारे हिट्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। और इस बार जिस हिसाब से कैपिटल गेन में अमेंडमेंट हुए हैं, हमें उसके बारे में भी समझना चाहिए। क्योंकि जब मैं सरचार्ज की बात करता हूं कि 10%, 15%, 25 एंड 37, वहां पे जो सरचार्ज है ना, उसमें एक सरचार्ज में एक लाइन है। वो एक लाइन है कि अगर आपकी इनकम में डिविडेंड इनकम है, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 102, 112 ए एंड शॉर्ट टर्म 111 है, तो सरचार्ज का रेट उस पर्टिकुलर इनकम में 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। पर उसको सीखने के लिए पहले तो बाकी बाकी जानना पड़ेगा। इसलिए शुरू के जो फर्स्ट 5 सेशन होते हैं ना, उसको बड़े प्यार से पढ़ लेना चाहिए। वो कर लिया ना, जिंदगी झिंगा ज्यादा हो जाती है। आज सैलरी, एचपी, बीपी पे डिस्कशन करेंगे। कल कैपिटल के अदर सोर्स, कैपिटल के अदर सोर्स 2 से 3 सेशन लगते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज आपको इसी चैप्टर की लेनी है। क्योंकि इसके बाद बाउंसर स्टार्ट हो जाएगा, सीधा का सीधा बाउंसर ही देंगे हम तो आपको। ठीक है ना? आइए देखो उधर कौन कौन है। आ गया सुब्रो, सुमी, भाऊ। उधर कौन है? भावेश, दीपिका। और क्या लिखते हो तुम लोग यार नाम? है इकरा। वाह 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 वाह। चलिए चले स्टार्ट। तो हमने सबसे पहले एक चीज को देखा कि अगर मैं पहले सबसे पहले जाता हूं तो सबसे पहला हेड है इनकम अंडर द इनकम अंडर द हेड सैलरी। ध्यान से देखो। क्या कहता है? एन इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी if relationship between fare and pay is a relationship of employer and employee। देने वाले और लेने वाले के बीच में जो रिश्ता होगा ना, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होगा। तो प्यारा सा वर्ड है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैसे पता चलता है? सीधी बात है। ये आपके सामने अगर मैं कहूं, ये रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक से समझना। रिलायंस है और ये मिस्टर डक्स है, यानी कि मिस्टर डी है। ठीक। रिलायंस और मिस्टर डी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है? रिटर्न। इन दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट है। इन दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। क्या?
कि मिस्टर डी अपनी सर्विसेज देगा, ठीक, यानी कि सर्विसेज देगा अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन, अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन, अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ रिलायंस। जैसे ही मैं वर्ड लिखता हूं ना अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है। अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन का मतलब ही हो गया, क्या पता है आपको, ये कौन है, एम्प्लॉयर है, और ये कौन है, एम्प्लॉय है, ठीक है। अब रिलायंस इसको, रिलायंस क्या देगा इसके बदले, कंसिडरेशन, क्या देगा, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो देगा, यही कंसिडरेशन एम्प्लॉय, यही कंसिडरेशन एम्प्लॉय के हाथ में क्या है, इनकम अंडर द हेड salary. There is a written agreement between the pair and the pay. Pair and the pay is a relationship of employer and employee. रिलेशनशिप कैसे पता चलेगी, एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहां पे आप कहोगे मैं सर्विस दूंगा, मैं कहूंगा आप सर्विस में, मैं इसके बदले कंसिडरेशन दूंगा, तुम मेरे कंट्रोल और सुपरविजन 9 से 5 तुम मेरे अंडर काम करोगे, इस 9 से 5 जो मैं बोलूं वो तुम करोगे, उसके बाद तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम समझो तुम्हारा काम समझो, तो ये इनकम अंडर द सैलरी होगी। बोलो ठीक है। अगर मैं इसी जगह एक पॉइंट को लेके आता हूं, जीएसटी, जीएसटी जो कंसिडरेशन received by employee chargeable under that salary, और वो कैसे सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, रिटर्न एग्रीमेंट, उससे हमको पता चला, चार्जेबल अंडर दैट सैलरी। बोले यस सर, ये नेगेटिव लिस्ट में है, नेगेटिव लिस्ट में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के नेगेटिव लिस्ट में है। एक इसमें एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से, एक्सेप्शन है क्या आपको ही पता है, गिफ्ट, अगर वो लेसर इक्वल टू 50,000 है, अगर मोर देन 50,000 गिफ्ट में देता है एम्प्लॉय, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाए, जीएसटी ऑन फुल अमाउंट। ये आपके एक नॉलेज के लिए मैंने यहां पे आपको दे दिया है। जीएसटी, अब मुद्दा कहां है, मुद्दा ढंग से समझना, क्योंकि जीएसटी सब पढ़ रहे होंगे, जीएसटी आपको मिला होगा 7(2) में नेगेटिव लिस्ट में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटिव माना गया, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को कुछ कंसिडरेशन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बी प्रोवाइडेड, और एम्प्लॉय उसको कहां लेके जाता है, इनकम अंडर द सैलरी, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, तो वो नेगेटिव लिस्ट में। पर एक गिफ्ट एक ऐसा आइटम है जीएसटी में जहां पे बोला गिफ्ट, कोई रिटर्न एग्रीमेंट गिफ्ट के लिए होता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा लीनियंसी हम बरत लेंगे, 50,000 से कम का गिफ्ट हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, 50,000 के ऊपर होगा तो हम पूरे के पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगाएंगे, ये सेक्शन 7(2) कहता है। पर अभी हम कहां पे, इनकम टैक्स में, ठीक है सर, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोले यस सर। मुद्दा कहां है, देखो ध्यान से सुनो, जब मैं सैलरी के टॉपिक को कवर कर रहा हूं, सैलरी के टॉपिक को कवर करता हूं, तो ध्यान से देखना सैलरी कहता क्या है। जब मैं सैलरी टॉपिक में जाता हूं, कोई मुझे अगर बोलता है सर सैलरी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो जैसे असेसमेंट ईयर हो गया 24-25, प्रीवियस ईयर हो गया 23-24, हो गया। सैलरी के भीतर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिक सैलरी,
ओके सर। ध्यान से देखो, बेसिक डियरनेस अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, फीस, ये सिंपल, यहां तक एकदम कोई टेंशन की बात नहीं। फिर आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड in excess of 12% of salary। ये साली सीट बन रही है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ मतलब इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट इन एक्सेस ऑफ 9.5%। जब साली चैप्टर पढ़ोगे तो एक एक चीज के चित्रे उड़ जाएंगे, खून में चला जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में। तो या उसके पहले मैं ऐसे करूं, टैक्सेबल अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है किसी अनयूजुअल कंडीशंस या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कैश में कुछ देना। ये जो टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं, इस टैक्सेबल अलाउंसेस में आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। टैक्सेबल अलाउंसेस, पहली बात हम अलाउंसेस की तरफ चलते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में जा, देखो ध्यान से देखो, जब मैं आपको अलाउंसेस पढ़ाऊंगा तो अलाउंसेस को पढ़ाते वक्त मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अलाउंसेस जो होते हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जो भी कंपनी आपको पैसे दे रही है, वो कंपनी जरूरी नहीं कि जो भी पैसे आपको अलाउंसेस क्या गिवन इन कैश में देती है। अनयूजुअल कंडीशन या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के लिए देती है। कंपनी क्यों देती है? अनयूजुअल कंडीशंस के लिए, अनयूजुअल कंडीशन या फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के लिए देती है। जैसे आप ऑफिस से किसी क्लाइंट के ऑफिस गए, तो ऑफिस से क्लाइंट के ऑफिस तक जाने का खर्चा, कन्वेंस अलाउंसेस। ठीक है, ठीक है। आप किसी एकदम हाई हाई हिली एरिया में पहुंच गए, आपको पता हुआ जिंदगी अलग होती है, हिली एरिया अलाउंसेस। माइंस में काम कर रहे अंडरग्राउंड अलाउंसेस। तो कई सारे अलाउंसेस गवर्नमेंट कंपनी आपको देती है, अनयूजुअल कंडीशन है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के लिए। तो जो अलाउंसेस देती है उनके लिए कुछ सेक्शंस बनाए गए। देखो, एक सेक्शन है 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 1, 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 2। अगर आपको मैं थोड़ा सा सेक्शन में लेके चलता हूं तो मैं आपको एक सेक्शन की कहानी सिखाता हूं। ध्यान से देखना, मैंने जब इंट्रोडक्शन लिखा रहा था तो मैंने एक लाइन लिखी थी सेक्शन 10। देखो सेक्शन 10 में मैंने वर्ड यूज किया था एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब कि ये आपका इनकम एग्जेम्प्ट है। जब भी मैं वर्ड इनकम वर्ड यूज करूंगा तो डेफिनेटली जिस पर टैक्स नहीं देना है, कुछ छूट हो जाएगी, सॉरी कुछ नहीं देना, उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है। तो ये जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1) एंड 14(2), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे। देखो यहाँ पे सरकार क्या कहती है, सरकार यहाँ कहती है कि आपको जो भी अलाउंसेस मिलेगा
वो एग्जेम्प्ट तो होगा, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस के लिए। ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज क्यों ले रहे हैं पता है ना, हमें जाना अल्टीमेटली बीएससी में, न्यू स्कीम में जाना है तो हमें ज्ञान होना हर चीज का पड़ेगा। एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस, इस लाइन का मतलब है कि आप एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस। इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का तो जितना ऑफिस के लिए खर्चा करोगे वो एग्जेम्प्ट है, बाकी जो बच गया टैक्सेबल। मान लो मैंने दक्ष भाई को 5,000 रुपया दिए कन्वेंस अलाउंस, जाओ क्लाइंट के जाओ आओ जाओ, जो आर्टिकल से भी मिलता ही है। तो दक्ष भाई ने 4,000 रुपया खर्चा किया, 1,000 रुपया अपनी जेब में डाल लिए। रियल लाइफ में कोई बताता नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं थियोरिटिकल लाइफ में जा रहा हूं। तो आपने ऑफिस के लिए कितना खर्चा किया, पता चला दक्ष भाई ने बोला 4,000 रुपया, 1,000 रुपया जेब में डाल दिया। तो 1,000 रुपया जो जेब में डालो ऑफिस के लिए यूज नहीं हुआ, बोला नहीं, चलिए टैक्सेबल हो जाएगा, यानी ठीक है। तो एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस, ये वो अलाउंसेस की बात कर जो ऑफिस पर्पस तक यूज करोगे एग्जेम्प्ट है। क्या है ये, टी डी सी, टीडीसी, एच आर यू, टीडीसी एच आर यू, टीडीसी एच आर यू। अच्छा, ये मत समझना सैलरी पर, सैलरी का एक पिक्चर दिखा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि बीएससी में जाना है मुझे। सैलरी तो 10 लेक्चर चलता है, अलग से 10 लेक्चर चलेंगे उसके ऊपर। टीडीसी, टूर अलाउंसेस, डी डेली अलाउंसेस, सी कन्वेंस अलाउंसेस, कन्वेंस का मतलब होता है ऑफिस टू क्लाइंट और क्लाइंट से ऑफिस आने जाने का खर्चा। हेल्पर अलाउंसेस, जब आपके घर में हलवाई बुलाते हो तो सब्जी काटने के लिए 2-3 लोग और साथ में आते हैं, हेल्पर, हेल्पर अलाउंसेस। रिसर्च, ये बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है ना, ये अपने एम्प्लॉय को रिसर्च अलाउंसेस बोल के अलग से देती है, सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस, आप रिसर्च करिए, पर डे के हिसाब से देती है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं तो उनका यूनिफॉर्म अलग से बनवा के देते हैं। याद रखना है, ये वो अलाउंसेस हैं जो मैं एग्जेम्प्ट तो करूंगा, पर कितना करूंगा, जितना आप ऑफिस के लिए खर्चा करोगे, कितना ऑफिस के लिए। मान लो आपको कन्वेंस अलाउंसेस मिला, आपने कन्वेंस अलाउंसेस मिला 5,000 रुपये, ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए आप गए क्लाइंट टू ऑफिस, क्लाइंट टू 3,500 रुपया। तो जो ऑफिस के लिए किया आपने ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 1,500 रुपीज। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, टैक्सेबल। अब केवल यहाँ पे सीट में, कंप्यूटेशन सीट में कल कौन सा पोर्शन आएगा जितना पे आपको टैक्स देना है, ये बाकी सब वर्किंग नोट में चला जाएगा। टीडीसी अच्छा 1014(1), फिर आता है 1014(2। ये क्या कहता है, ये कहता है, ये क्या कहता है दोस्त, ये कहता है exempt up to the specified limit, exempt up to specified limit। कुछ लोग सोच रहे पूरा, ये तो पूरा सिखाई दे रहे, सैलरी तक का कॉन्सेप्ट ले जाए, सिखाना पड़ता है। exempt up to specified limit, स्पेसिफाइड मतलब सरकार ने लिमिट दी उतना तक exempt, बाकी सब टैक्सेबल। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें एक से एक आता है। जैसे सबसे पहले इसमें आता है चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस। मैं इन चार दो के मैं खाली हेडिंग देता हूं, ये है फुल्ली टैक्सेबल, यहां कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और ये है फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज उन लोगों के लिए बनाया गया है। उन दो के बारे में आज कोई डिस्कशन ही नहीं करना, हमारा कॉन्सेप्ट हम कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्लियर को, वेयर वी गो right now। We are in the tax liability. There are two type of tax liability. One is the old regime, second one is the new regime. New regime is section 115 BSC subsection 1A। वहां पे क्या क्या बातें की गई है, उस बातों को समझने के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको एक पिक्चर खड़ी करके था, ऐसा ऐसा कि मैं जब बीएससी पढ़ा तो आप ऐसे मुझे ना देखें, आप लग रहे ये तो पता है ऐसा कुछ होने वाला है।
तो इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जिसके बारे में लिखा गया है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। एक बच्चे के लिए आपको ₹100 का एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, ये एग्जेम्पशन ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ और पार्ट ऑफ द जो भी हो। चिल्ड्रन एजुकेशन के बाद आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। यहां पे भी क्या है हॉस्टल एक्सपेंडिचर में ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। एग्जेम्प्ट हॉस्टल। फिर आता है आपका ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। ये ट्राइबल एरिया क्या होता है, जो आप ट्राइबल बेल्ट में काम करते हो, अनयूजुअल कंडीशन होती है वहां पे, ₹200 पर मंथ एग्जेम्प्ट। फिर क्या आता है अंडरग्राउंड अलाउंसेस। कितना ₹800 पर मंथ एग्जेम्प्ट। वाह। फिर क्या आता है अंडरग्राउंड के बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और कन्वेंस अलाउंस में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। कन्वेंस का मतलब तो ऑफिस से क्लाइंट, क्लाइंट से ऑफिस। पर जब मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का मतलब होता है वो गड्डी लेके वो मैं निकला वो मोड़ आया। एक तो ट्रांसपोर्ट में जो ड्राइवर होते हैं उन लोगों को मिलता है क्योंकि उनकी जिंदगी रोड पे चलते खाना पीना, और एक होता है कंपनी अपने इंप्लॉय को देती है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसको भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ही बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अब आप देखो एम्प्लॉय ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंसर्न, एम्प्लॉय ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंसर्न। आप कहां पे काम करते हो ट्रांसपोर्ट में, वो गड्डी लेके निकला ड्राइवर वो सब। या फिर आप इंफोसिस में काम करते हो घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। कन्वेंस क्या बोलता है ऑफिस से क्लाइंट, क्लाइंट से ऑफिस, है ना। कन्वेंस क्या बोलता है, कन्वेंस बोलता है, कन्वेंस बोलता है ऑफिस टू क्लाइंट, ऑफिस टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू ऑफिस, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट घर से ही आपको। तो एम्प्लॉय ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंसर्न अगर आप हैं तो ₹10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंसेस whichever is lower, whichever is lower। अदर्स के केस में यानी कि यहां पे बोला 10,000 और 70% whichever is lower, आपका क्या होगा, लोअर जो होगा वो क्या होगा एग्जेम्प्ट होगा। कितना तक एग्जेम्प्ट है, बोला ओके सर। अदर्स के केस में अब आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन हो। मैंने आप इंफोसिस में काम करते हो, कंपनी बोला घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, हम देख लेंगे। तो जो बंदा है एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय इज हैंडीकैप्ड, नॉर्मल। अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है ₹3,200 पर मंथ, और यहां पे नो एग्जेम्पशन। तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, आपने नोट किया।
सर ये जो सारे अलाउंस है वो क्या एम्प्लॉय, हाँ बेटा, जो सैलरी में मैं तुमको दूंगा, मैं एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय, तुम खाली लोगे, तुम सर्विस दोगे, तुम लोगे, मैं तुमको देता रहूंगा। आई विल गिव यू एवरीथिंग, आई विल गिव यू। जो सैलरी शीट बन रही है ये तो सुमित तुम्हारी बन रही है, मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ सुमित। अगर मैं तुमको क्या दूंगा, बेसिक दूंगा, डीए दूंगा, बोनस दूंगा, कमीशन दूंगा, पीएफ में पैसा डालूंगा, ये अलाउंसेस दूंगा। जो अलाउंसेस दूंगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अलाउंसेस कौन से हैं, क्या वो एग्जेम्प्ट होंगे, क्या टैक्सेबल होंगे, थोड़े एग्जेम्प्ट होंगे, थोड़े टैक्सेबल होंगे, ये सेक्शंस आपको बताएगा। क्या दक्ष, किसका मजा आ रहा है? इंट्रोडक्शन चेंज हो गया ना एकदम सब कुछ। है एकदम हाई फाई। आप पहले नोट कर लो फिर समझ लो। पहले आप नोट कर, जब नोट हो जाए मैं सबको बोल दिया, पहले आप नोट करो, उसके बाद हम आगे आराम से। हाथ इससे थोड़ा सा चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज। पहले आप नोट कर लिया, नोट कर लो तो सुमित बोल देना, फिर मैं एक बार समझा दूंगा, ठीक है ना? आप बोल दो एक बार नोट कर लिए, यस करके डन करके भेजो तो मैं एक बार फिर से समझा। ध्यान से सुनना, एवरीबॉडी लिसन, देखो ध्यान से। ये एम्प्लॉयर, ये कौन, अब ये सीट किसकी बन रही है, ध्यान से समझो। ये सीट जो बन रही है सुब्रो, ये बन रही है स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं छोड़ के रखता हूँ हर चीजें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। ये कौन बना रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी शीट बने, मैं आपको दूंगा, आप कैल कंप्यूट करिए आपकी इनकम। तो आपको क्या क्या मिलेगा, मैं क्या क्या दे रहा हूं आपको, आप अपना क्या कंप्यूट करें, बेसिक दूंगा, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, बोनस, कमीशन, फीस, आरपीएफ, ये हो गया आरपीएफ, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, एंड यहाँ पे केवल वर्ड है टैक्सेबल अलाउंसेस। यानी वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा टैक्सेबल अलाउंसेस जो आपको मैं दूंगा उसमें कुछ टैक्सेबल होंगे, कुछ एग्जेम्प्ट भी मिलेगा, गवर्नमेंट आपको एग्जाम देती है। तब हम पहुंच गए दो सेक्शन में, एक सेक्शन 1014(1) और दूसरा सेक्शन है 1014(2), बाकी दो तो ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट तो माथा बच्ची नहीं है। 1014(1) बड़ा बवाल है, एक लाइन में उसको याद रखो, टीडीसी एचआरयू, टीडीसी एचआरयू, टीडीसी एचआरयू। टू, टी फॉर, देखो टी फॉर टूर अलाउंसेस, डी फॉर डेली अलाउंसेस। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब है आप मान लो आप जॉब करते हो, मैं बॉस हूं, मैंने कहा जाओ क्लाइंट के वहां से कागज लेके आओ, तो आपने कहा मैं चला तो जाऊंगा पर 10 किलोमीटर भाड़ा तो दे दीजिए। हाँ लो 50 रुपया लो आने जाने का, बस में चले जाना। दैट इज कॉल्ड कन्वेंस अलाउंसेस, ऑफिस टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू ऑफिस।
पर जब मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करता हूं, इसमें भी दो कहानी है ट्रांसपोर्ट में। एक है एम्प्लॉय ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंसर्न, गदर पिक्चर देखे ना, तो गड्डी लेके वो मैं निकला, वो मोड़ आया, तो गड्डी में छोड़ आया। तो आप कहाँ काम करते हो? ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हो, तो आप ड्राइवर हो मान लो, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी का सुबह से शाम आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, तो कंपनी आपको कुछ पैसे देती है, खाना पीना ये सब के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंसर्न। तो उनके लिए अलाउंसेस का एग्जाम्पशन कितना है? ₹10,000 पर मंथ। तो 70% अलाउंसेस जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ बच गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, साली सीट में ले जाना। आप और मैं, हम तो कोई गाड़ी नहीं चला रहे, हम तो सीए, हम सीए बन गए। सीए बन के हमने इन्फोसिस को ज्वाइन किया। नॉर्मल है, हमारे भगवान ने एकदम हमें नॉर्मल दिया, भगवान हमारे पूर्ण जीवन के हमारे अच्छे पुण्य थे, भगवान ने हमें नॉर्मल बनाया। हम किसी इन्फोसिस में काम किए, इन्फोसिस पर अच्छी पोस्ट पे गए, तो इन्फोसिस आपको क्या करते हैं, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लाने जाने का प्रबंध या अलाउंसेस दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एम्प्लॉय अदर देन ट्रांसपोर्ट। तो बोलता है मेरे केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं, जो मिलेगा पूरा टैक्सेबल। पर अगर वहीं पे अगर जो बंदा एम्प्लॉय है वो हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड है, कंपनी उसे भी दे रही है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो उस हैंडीकैप के लिए सरकार ने कहा 3200 पर मंथ में एग्जेम्प्ट कर। अब बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तुम लोग कन्विंस है? ट्रांसपोर्ट तुम्हें आ गया सुमित, पिस्ता, दक्ष? ओके, ये और भी बहुत सारे, ठीक है। एक और अभी अलाउंसेस आएगा इसके बाद, एक अलाउंसेस आने वाला है जिसे हम कहते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। इसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। कौन सा अलाउंसेस? हाउस रेंट अलाउंसेस। आपने घर भाड़े पे लिया, कंपनी ने कहा ठीक है जो भाड़ा होगा हम उस भाड़े को कैश में तुमको थोड़ा सा दे देंगे। हाउस आपने घर भाड़े पे लिया, रेंट दे, उसको कंपनी थोड़ा बहुत कैश में आपको हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंसेस। और जब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 10(13) की, 10 मतलब एग्जाम्पशन की बात कर रहा होगा, यस सर, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ओके दादा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, बोला हाँ, लिस्ट में क्या क्या आएगा? ए बी सी। ए क्या है? एच आर ए रिसीव्ड। एच आर ए रिसीव का मतलब आपको कितना एच आर ए मिला, हाउस रेंट मिला। दूसरा है आप जिस मकान में रहते हो उसका रेंट आपने कितना पेड किया, -10% ऑफ सैलरी, ठीक है, या फिर 50% या 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो लोअर होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब 50%, अब दो है, 50% क्यों? 50% है अगर आप जहां पे रहते हो वो दिल्ली है या मुंबई है या कोलकाता है या चेन्नई है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहते हो तो 50%, बाकी किसी स्टेट में रहते हो, किसी जगह रहते हो तो 40% सैलरी। इन तीनों में जो लोअर होगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट होगा? 10(13)A में। क्या बात है, क्या बात। अब आप सोच रहे होगे ये सब चीज क्यों किए? मैं आपको एक हिंट से देता हूं। हम जाएंगे सेक्शन 115, भागो आओ चले, BAC, भागो आओ चले, ये न्यू स्कीम है और डिफॉल्ट यही फॉलो करना होता है। न्यू स्कीम क्या कहती है, ध्यान से सुनना। न्यू स्कीम में जब आप स्टार्ट करोगे पहला चैप्टर, इनकम अंडर द हेड सैलरी, मैं इतना भरोसा दे सकता हूं कि जो इंट्रोडक्शन में करा रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन तुम्हें पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं बताएगा कि ऐसा होता है। इसकी गारंटी मेरी।
तो इनकम अंडर दैट सैलरी में 1 2 3 4, देखो इनकम अंडर सैलरी में बीएससी क्या कहता है? बीएससी कहता है नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1), 10 सबसेक्शन 14(1) and 10 सबसेक्शन 14(2). ये क्या बोल रहे? यहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है? बोला नहीं। नया स्कीम कहता है कि 10(14)(1) एंड 10(14)(2) में हम तुमको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। अब आप ऊपर जैसे ही नजर दौड़ाओगे 10(41) में कौन कौन है? टीडीसी, एचआरयू, और 10(14)(2) में बहुत सारे हैं। तब 10(14)(1) जैसे ही बोलेगा तुम्हारे दिमाग में बल जलेगा टीडीसी, एचआरयू। बोला हाँ। तो यहां पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्ट। अब जब मैं लिख रहा हूं सोचो क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। एक्सेप्ट टीडीसी, एक्सेप्ट टीडीसी, यानी कि एक्ट नया स्कीम कहता है कि 10(14)(1) में जो टीडीसी, एचआरयू है हम उसका आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे, कोई बेनिफिट नहीं देंगे, पूरा टैक्सेबल कर देंगे नई स्कीम में। पर फिर उनको मन थोड़ा सा पिघला, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपको टीडीसी देंगे, टूर, डेली एंड कन्वेंस, ये तीनों का एग्जेम्पशन देंगे। बाकी जो बच गए एचआरयू हम उसको आप कोई बेनिफिट नहीं देंगे। यानी कि न्यू स्कीम में 10(14)(1) ना कर दिया, बाद में उन्होंने ऐड कर दिया कि नहीं टीडीसी का एग्जेम्पशन दे देंगे आपको। 10(14)(2) में नो एग्जेम्पशन, यहां पे भी लिखा नो एग्जेम्पशन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अच्छा यहां पे दिया है, हाँ दिया है। क्या एक्सेप्ट में क्या दिया है? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू हैंडीकैप्ड, यानी कि वो जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए उन्होंने कहा ठीक है, बाकी किसी को हम नहीं देंगे, पर जो दिव्यांग होंगे जिनको 3200 रुपए का एग्जेम्पशन मिल रहा था, ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा। 10(14)(1) में टीडीसी, ओल्ड में टीडीसी, न्यू में मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा। एचआरयू ओल्ड में तो मिल जाएगा एग्जेम्पशन, न्यू में नहीं मिलेगा। वाह सर वाह। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a), यानी कि नई स्कीम में एचआरए का जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल हो गया। इसका मतलब है एचआरयू फुल्ली टैक्सेबल हो गया न्यू स्कीम में। 10(14)(2) नो का मतलब फुल्ली टैक्सेबल हो गया। अब बताओ न्यू स्कीम में सारी चीजों को तो टैक्सेबल टैक्सेबल ही कर दिया, टैक्सेबल टैक्सेबल ही कर दिया न्यू स्कीम में, सब टैक्सेबल है। ओल्ड में तो सारे एग्जेम्पशन मिल रहे थे, न्यू में सब कर दिया। फिर ये तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरे पॉइंट में ये कहता है नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एंड 16 सबसेक्शन 3। 2 एंड 3। अब ये 2 एंड 3 क्या है? ये तो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी करूंगा तब बताऊंगा 2 एंड 3। ये देखो बीएससी के, अच्छा एक बात बताओ, साथ साथ बीएससी, आप सोच रहे हो बीएससी में खाली टैक्स रेट नहीं है जो दुनिया पढ़ा ली, ये है 3 लाख रुपए तक नो टैक्स, 3 से 7 लाख, 7 से, ये नहीं है दोस्त। बीएससी का तो असली खेला ही टॉपिक वाइज है। ये ओल्ड स्कीम में ये सारे बेनिफिट मिलते थे, नई स्कीम में इन बेनिफिट को विड्रॉ कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं नई स्कीम में जो टैक्स रेट को बड़ा बनाया, 3 लाख, 7 लाख, ये सारे एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिए। ओल्ड स्कीम में सारे एग्जेम्पशन मिल रहे हैं, नई स्कीम में सारे टैक्सेबल हो जा रहे हैं। तो फायदा वहां दे रहा है तो कहीं काट के दे रहा है, बराबर कर रहा है ना। टीडीसी, एचआरयू, न्यू में टीडीसी, ओल्ड में टीडीसी, एचआरयू का एग्जेम्पशन मिलेगा,
न्यू में टीडीसी मिलेगा एचआरए। अभी ऐसे ही याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, टीडीसी एचआरए, ठीक है। ओल्ड में न्यू में टीडीसी मिलेगा, हो गई बात खत्म। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स। एचआरए का एग्जाम्पशन न्यू स्कीम में भी नहीं है और डिडक्शन नहीं है। अब ये दो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये सारे यहाँ पे टैक्सेबल अलाउंसेस आ गए। इसके बाद यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे टैक्सेबल परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट। अच्छा, ये भी क्या है, टैक्सेबल। टैक्सेबल जितना टैक्सेबल, ये टैक्सेबल सीट है तो केवल उसी अमाउंट को लेना जिस पर टैक्स है। ये आ गया। इसको निकलने के बाद अब आपके सामने आएगा ग्रेजुएटी, बेसिकली रिटायरमेंट के बाद मिलती है। पेंशन, लीव इनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट, retrenchment compensation, and voluntary retirement scheme। ये पूरा का पूरा रिटायरमेंट होने के बाद मिलता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो सैलरी, इसलिए तो कहते हैं सैलरी आपको पास्ट एम्प्लॉयर से मिले या फ्यूचर एम्प्लॉयर से मिले या प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिले, सैलरी तो सैलरी है। इन पांचों को हम लोग क्या वर्ड नाम देंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट। ये बेसिकली रिटायरमेंट के बाद मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट। इन सबको आप जोड़ दोगे, इन सबको आप जोड़ोगे तो आपका आएगा ग्रॉस सैलरी। इन सबको जोड़ने से क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी से अब आपको लेना है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 15, 16, 17। ये जो परक्यूजिट है ना, ये अंडर सेक्शन 17 में सारा परक्यूजिट आ जाएगा, तो ज्यादा माथा बच्ची करने, 16 में यहाँ 17 में वहां। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वन है। अब इसमें देखो क्या है, पहला जो डिडक्शन है वो है 1A, 1A 16 सबसेक्शन 1 है, इसको अपने ऐसे बोलते हैं 16 सबसेक्शन 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये कितना मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ₹50,000 और कितना मिलता है, ₹75,000 और ग्रॉस सैलरी whichever is lower। पहले क्या मिलता था 50, अब कितना मिलता है 75। अभी तक नए रूल के हिसाब से कितना मिलने लग गया 75,000। ये आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, या तो 75 या सैलरी whichever is lower डिडक्शन ले लो। 16 सबसेक्शन 2 एंड 3, 2 जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। और तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स। ये जो है ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इतना कुछ अगर आप करोगे तब जाके आपको जो नसीब होगा उसका नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, ये नया अमेंडमेंट हुआ है दोस्त। ये कंप्लीट सैलरी सीट है, बस यही है सैलरी सीट, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे। अब इसके भीतर जो है अलाउंसेस के बारे में सीखना पड़ेगा, परक्यूजिट सीखना पड़ेगा,
ग्रेजुएटी जो मिली क्या पूरा टैक्सेबल पूरा एग्जाम, पेंशन जो मिली क्या पूरा टैक्सेबल पूरा एग्जाम, वीआरएस जो मिला क्या पूरा एग्जाम पूरा टैक्सेबल, रिट्रेंचमेंट क्या पूरा एग्जाम पूरा टैक्सेबल, पेंशन क्या पूरा एग्जाम पूरा ये सारी चीजें सेक्शन 10 बताएगा। आज जब सीखेंगे सैलरी चैप्टर तब दिखाऊंगा। ग्रॉस सैलरी, अभी सैलरी चैप्टर में आने के पीछे लॉजिक क्या था, अभी इस सैलरी सीट को बनाने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक जो मेरा था वो था 115 बीएससी के बारे में बताना। अब देखो, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, तो 16 टू इंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये और प्रोफेशनल टैक्स पीटी ना, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का बेनिफिट मिलेगा ना प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। नई स्कीम में क्या गया, सारे अलाउंसेस के लगा दी व्हाट, जो एग्जाम्पशन थे सारे विड्रॉ कर लिया, एचआरए को विड्रॉ कर लिया, और 16 2 और 3 में जो बेनिफिट मिल रहा था ये तुम्हारा क्या बोलता है इंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स का, वो भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो घूम फिर के जो बात आई वो यही आई, ये नई स्कीम को ऑप्ट करेंगे तो चैप्टर वाइज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैंने स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो मुझे क्या क्या नहीं मिलेगा, तभी तो आप इस स्कीम को सीखोगे। बोलो कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन। क्यों ये प्रेजेंटेशन जरूरी है, क्यों ये इतना जरूरी है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये प्रेजेंटेशन अगर आप दोगे तब जाके आप इस स्कीम को समझोगे। खाली अंडरलाइन और मार्किंग थोड़ी करना है, तुम्हें एकदम डाल देना, फिर चैप्टर में जब जाओगे तो सारी चीजें ऐसे ही सीख जाओगे। डन। एकदम मस्त पिस्ता। चलिए, गॉट इट, यू हैव टू, बिकॉज व्हेन यू आर वी आर गोइंग टू कंपाइल ऑल द इंफॉर्मेशन ना, जब हम लोग इंट्रोडक्शन के एंडिंग में जाएंगे तो हमको सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना रहेगा, तभी तो आगे आप सीखोगे ना। तो एक कंपाइल के समय ये पड़ेगा। अब ये जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये टॉपिक है, ये जब आप चैप्टर वाइज जाओगे तो आपके पास पूरा नॉलेज हो जाएगा। आगे बढ़ो। सुमित डाउट है, सुब्रो डाउट है। इसके बाद फिर एक खतरनाक टॉपिक आता है। देखो, दूसरा हेड हमारा क्या है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब तो बहुत सिंपल सा, इस बिल में तो बहुत एक अच्छी बात लिखी है उन्होंने। अब ये सब नहीं देखा कैसे आप हेल्ड करके प्रॉपर्टी से इनकम आए मतलब हाउस प्रॉपर्टी में डाल दो। सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। अच्छा,
ये जो चार्जेबिलिटी की बात थी ना, ये जो एनी इनकम है, ये सेक्शन 15 है। किसी भी चैप्टर का पहला सेक्शन जो होता है ना, उसके नेचर को बताता है। ये सेक्शन 15 था। सेक्शन 15 से स्टार्ट हो, सेक्शन 15 बताएगा एन इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देने वाले और लेने वाले के बीच में एम्प्लॉय का रिश्ता होगा। इनकम अंडर द एचपी सेक्शन 22 टू 27 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है an income is chargeable under the head house property if the relationship between payer and pay is a relationship of landlord and tenant। कोई भी इनकम किस हेड में चार्जेबल होगी? इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे इज अ रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। इस चैप्टर में आप मेरे मकान मालिक हो, मैं आपका टेनेंट। ओके। अब मान लीजिए कि हमारे लोविस भाई के पास एक मकान है, भाऊ भाई के पास एक मकान है, दीपशिखा के पास मकान है, दीपांशी के पास मकान है। ये मकान के आप मालिक हो। आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो तीन तरीके से यूज कर सकते हो। या तो आप इसे लेट आउट कर दोगे, भाड़े पे लगा दोगे, हम लोग इसको एलओ कहेंगे। या तो आप इसमें खुद रहने लग जाओगे, हम इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड कहने लगेंगे। या फिर यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करें। मैंने खुद मकान बनाया, उसमें अपनी साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए। लेट आउट भी करोगे तो अंडर दैट एचपी में ही जाना पड़ेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड भी करोगे, अंडर दैट एचपी में जाना पड़ेगा। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए करोगे, अपने बिजनेस के लिए, यूज फॉर ओन, अपने ही बिजनेस के लिए अगर यूज करोगे, एचपी में नहीं जाओगे, तब आपको जाना पड़ेगा कहां? तब आपको जाना पड़ेगा इनकम अंडर दैट बिजनेस और प्रोफेशन। घर के कैरेक्टर को या तो आप खुद रहो, कोई बात नहीं है, सेल्फ एचपी में ही देखेंगे उसको। भाड़े पे लगा दो, एचपी में ही देखेंगे। और अपना बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करो, तो तब वो फिर बीपी में जाए अपना। मैंने अगर दक्ष को भाड़े पे लगा दिया, दक्ष इसमें डांस करे, बिजनेस के मुझे मतलब नहीं, तो लेट आउट हो गया ना। अपना ही बिजनेस में करता हूं, अपने ही बिल्डिंग में रेस्टोरेंट खोल लेता हूं, फिर वो बिजनेस, फिर एचपी नहीं। ओके, ये सेक्शन 22 कह रहा है। अच्छा सर, इसके बाद आता है सेक्शन 23। और ये सेक्शन बड़ा गंदा है। ये है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, यानी कि 23 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3,
सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, 5 सेक्शन है इसमें। 1 कहता है लेट आउट, ये जो लेट आउट है उसको लेट आउट मैं कहाँ पे पढ़ूंगा, 23(1) में सारा डिटेल्स है लेट आउट को कैसे कंप्यूट करेंगे। 2 कहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर प्रॉपर्टी आप खुद रह रहे उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 3 तो बॉस आदमी है। 3 क्या कहता है सुनो, 3 कहता है आप एक मकान के मालिक हो, यह आपका ग्राउंड फ्लोर है और ये आपका फर्स्ट है। ठीक, बोला हाँ सर है। ग्राउंड फ्लोर को आपने ग्राउंड फ्लोर को आपने लेट आउट कर दिया और फर्स्ट फ्लोर में आप खुद रहते, ऊपर हवा नीचे शैतान। मकान में तो ये तो नीचे भाड़े पे लगा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लेट आउट को लेट आउट ही ट्रीट करना और एसओ को एसओ ही ट्रीट करना है। ये कौन सा सेक्शन में बताएगा, सेक्शन 2। उससे जो एलओ मतलब 1 और एसओ मतलब 2 दोनों मिला के बन गया 3। अच्छा, ये क्या कहता है, मान लो हमारे मित्र सुब्रो के पास 4 मकान है, भाऊ के पास 4 मकान है, 1 2 3 4 मकान है। ठीक है ना, दीपिका के पास 4 मकान है, मोहक के पास 4 मकान है, शांतनु के पास 4 मकान है। ठीक, 4 मकान है और आप बोल रहे हो ये भी एसओ है, मैं इसमें रहता हूँ, इसमें डिनर करता हूँ, इसमें ब्रेकफास्ट करता हूँ, इसमें हाई टी लेता हूँ, सोता हूँ। तब डिपार्टमेंट कहता है भाई तेरे पास 4 क्यों 40 मकान हो और तुम सबको एसओ मान रहे हो। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ एनी 2 हाउस, इसमें से तुम चूज कर लो, जो भी 2 घर को आप एसओ बोल सकते हो, एसओ बोल सकते हो। ठीक है, अदर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, अदर्स को आपको मानना पड़ेगा लेट आउट। तब गुस्सा हो गया दक्ष, वह काहे का लेट आउट, मैं भाड़े पे थोड़े लगा है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इसको वर्ड यूज करो डीएलओ, डीम टू बी लेट आउट। डीम मतलब माना, आप सोच रहे हो नहा के आए, नहाए नहीं, डीओ लगा के, फिर भी सोच रहे हो नहा के आए, एक्चुअली नहाया नहीं। तो डीम टू बी लेट आउट मतलब लेट आउट नहीं किया तो था सेल्फ ऑक्यूपाइड, सरकार ने कहा 2 से आप अपडेट नहीं कर सकते, बाकी सबको आपको लेट आउट बोलो। लेट आउट आपने किया नहीं, से वर्ड आ गया डीम टू बी लेट आउट। नोटेड, कोई डाउट हो तो पहले पूछो। ऐसे डाउट की जगह नहीं दी है मैंने, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। पूछ लो। इसकी पीडीएफ नहीं बनती है, इसकी पीडीएफ नहीं बनती है बेटा। तुम लाइव क्लास कर रहे हो फिर इसका पीडीएफ मांग रहे हो, तो लाइव क्लास क्यों कर रहे हो, लिख क्यों नहीं रहे हो, मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, ये मेहनत की जाती है।
चलिए समझ गया मैं। आइए, हमेशा कलरफुल नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, क्लियर करो। अब देखो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ए वाई ए वाई, ठीक लिखा था ना यहाँ पे, गलती लिख दिया। असेसमेंट ईयर 24-25 थोड़ी होगा। प्रीवियस ईयर है 24-25, फिनांस एक्ट 2024 24-25। अभी आदत खराब है ना, 25-26, 2-3 क्लास में आदत सेट हो जाएगी। हम क्या इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं, एचपी। ध्यान से देखिए, चुपचाप हम लोग बीएससी में एंट्री करेंगे, ध्यान से। हाँ, घर तो दो ही है, या तो घर जो होगा वो लेट आउट होगा, या जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आप खुद रहते हो, और लेट आउट का मतलब आपने किसी को भाड़े पे लगा दिया। तो लेट आउट 23/1 और 23/2 सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप लैंडलॉर्ड हो, आपकी इनकम आपने भाड़े पे लगाया, मुझे पैसा मिलेगा, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने सुमित को दिया, तिस्ता को दिया, दक्ष को दिया, रॉबिन को दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात आएगी कि मैंने लेट आउट किया, आप मुझे रेंट दोगे। जो रेंट दोगे ना, उसको नाम देते हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये निकालना सीखेंगे हम लोग, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये कहीं ना कहीं रेंट से रिलेटेड है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेट आउट में कुछ भी हो सकता है, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होगा, नील। क्या आप अपने आप को भाड़े पे दोगे क्या, अपने आप अपने मकान को खुद को भाड़े पे? बियानी सर का मकान, बियानी सर लैंडलॉर्ड, टेनेंट भी लैंडलॉर्ड, बियानी सर, ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड में रेंट उंट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो जीएवी का मतलब तो किससे रिलेटेड, रेंट से। जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील। यहां से आप लेस कर देना म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपलिटी एरिया में तो म्युनिसिपल टैक्स लेगी हर महीने। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, अगर कोई भी, ये किसकी सीट बन रही है, ओनर की बन रही है। तो जो ओनर कोई टैक्स पेमेंट करेगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में जो भी, प्रीवियस ईयर मतलब 24-25 में जो भी म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करेगा ओनर, वो आपका यहां से माइनस होगा। पर यहां पे क्या लिखा, नील। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर जिस घर में मैं रहता हूं, तो क्या उस घर का म्युनिसिपल टैक्स नहीं लगता? लगता है ना। आपके घर से जो कूड़ा निकलता है, पानी निकलता है, सीवरेज टैक्स, ठीक है ना। जो कूड़ा वूड़ा निकलता है, सीवरेज टैक्स है, वाटर टैक्स है, कई सारे टैक्सेस म्युनिसिपलिटी आपसे लेती है, माइनस होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी लेती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें रहते उसमें भी तो सीवरेज टैक्स लेगा ना, उसमें भी तो आपका वाटर टैक्स लेगा ही, एकदम लेगा। तो आप पेमेंट तो करोगे, पर इनकम टैक्स आपको कोई बेनिफिट लेने नहीं देगा, इसलिए मैंने लिख दिया। यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्युनिसिपल टैक्स जो आप पे कर रहे हो, एक्चुअली आप पे कर रहे हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। यहां क्या बचा, यहां बचा एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, नील माइनस नील। यहां से आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, देखा।
ध्यान से देखो, ये था 22, ये था 23, और अब हम कहां पहुंच गए, अंडर सेक्शन 24। 24 में क्या क्या डिडक्शन, ध्यान से देखो। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन से सेक्शन में, ए 24 सबसेक्शन ए, सेक्शन सबसेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30% ऑफ एनएवी, यानी कि जो एनएवी है उसका 30%, तो कुछ भी हो सकता है, पर नील का 30% तो नील ही होता है ना, उसमें मैं क्या करूं। बी इंटरेस्ट, हर घर, हर बंदा बैंक से लोन लेके ही घर बनाता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है, लोन लेके ही बनाएगा। आज के जमाने में बिना लोन के घर कैसे बनाओगे, जो भी दोगे मिल जाएगा। यहां पे बोला यस हम देंगे, ध्यान से देखो, जीएवी मिलता, म्युनिसिपल टैक्स मिलता, एनएवी मिलता, स्टैंडर्ड एक्शन, यहां पे इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट मैं आपको दे दूंगा। सुन के बहुत अच्छा लगा सर जी, दिल बाग बाग हो गया। अब जो बचा उसे कहते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आएगा। और अगर आप ध्यान से देखो, यहां नेगेटिव ही आएगा, ब्रैकेट का मतलब ही नेगेटिव हो गया, ठीक है। यस में इन्होंने दो वर्ड लिखे, ध्यान से लिखना, ₹30,000 या फिर और ₹2 लाख, ये आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मुझे बताइएगा। नोट कर लीजिए आराम से। आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी क्लास लेकर। किसी को बहुत डांट पड़ी है मेरे से, खतरनाक। क्लास में था तो अच्छा नहीं लगा था, इसलिए फोन करके सॉरी। मुझे लगा साउंड बंद और साउंड चालू ही था, तुम लोग सुनाई दे दिया तो भैया सॉरी बोल रहे हैं। एक बार गुस्सा आता है ना, मतलब छोड़ता नहीं, बाद में फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है यार, किसी को क्यों तकलीफ देना है, अपनी डांट के, वो भी बेचारा तकलीफ में होगा, गुस्से में होगा, नॉट गुड। ऐसे में 90% केसेस में माफी मांग लेता हूँ, मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, ठीक। अब एक क्वेश्चन आया है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सरकार आपको एक अमाउंट फिक्स कर देती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है सुमित, जैसे वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन था ना, सैलरी में 50,000 और सैलरी भी, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन, नाम ही है स्टैंडर्ड, हम इतना आपको दे दे रहे हैं, ले जाओ। 30% ऑफ एनएवी फिक्स है, गवर्नमेंट इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये फिक्स है, जो एनएवी आएगा उसका 30%। अभी जो मैक्सिमम, ये तो इसमें कुछ डिस्कशन वाली बात नहीं है, तो है सैलरी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स कर दिया 75,000 और
आपका 75,000 ग्रॉस सैलरी विचेवर है, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया 30% ऑफ एनएवी। मुद्दा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये वाली चीज सीखनी, यही तो बीएससी में मारेगा तुमको। ये जो अभी आ रहे हैं यही बीएससी के, इसीलिए तो बीएससी में जाने के लिए करा रहा हूं। ध्यान से देख लो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एक प्रॉपर्टी है लेट आउट, एक प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट में लिखता है नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब वो कहता है वट एवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड is eligible for deduction। समझ गए? ये कह रहे हैं कि अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जो भी इंटरेस्ट बैंक को दोगे सारा इंटरेस्ट माइनस कर लो, कोई लिमिट नहीं है। पर जब सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात आती है तब ये कहता है कि मैक्सिमम रुपीस 30,000, एक साल में मैं मैक्सिमम कितना दूंगा तुमको, 30,000 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट नहीं दूंगा। मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी, मैक्सिमम रुपीस कितना बोल रहा है, मैक्सिमम ये बोल रहा है 30,000 रुपए, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। अच्छा, फिर बोलता है ₹30,000 कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ₹2 lakh if following conditions satisfied। क्योंकि आज के जमाने में साल का 30,000 रुपया बड़ा छोटा दिखता है। 30,000 50 लाख का लोन लोगे, महीने का 30, महीने का तुम्हारा कितना आ जाएगा, 50 लाख के लोन में महीने का 45,000 का इंटरेस्ट तो खाली महीने का आएगा, और ये साल का 30,000 दे रहा है, उठ के मुंह में जीरा। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम इस 45,000 रुपए को एक्सटेंड करके 2 लाख रुपए तक ले जाएंगे, एक्सटेंडेड अप टू 2 लाख। पर उसमें भी कहानी क्या कर दी, उसमें कहा इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो हम तुमको और भी बेनिफिट दे देंगे। क्या कंडीशन है देख लो। दो कंडीशन तो आप लोग सब फुलफिल कर दोगे एक सेकंड में। देखो, पहला कंडीशन, लोन मस्ट बी borrowed on or after 1/4/1999। ये कंडीशन तो सब फुलफिल करेंगे। हम लोग जितने लोग भी हैं, हम जब लोन लेंगे तो आज लेंगे, यानी कि 1/4/99 तो बहुत पुरानी बात है। तो आज के टाइम में पहली कंडीशन तो हर कोई, हर बच्चा जो क्लासमेट है सब सेटिस्फाई करा हुआ, सभी हम लोग लेंगे तो अभी लेंगे यार, अभी तो 2024-25 चल रहा है। लोन मस्ट बी बोरोड ऑन और आफ्टर, पहला कंडीशन तो फुलफिल होना ही है। लोन मस्ट बी फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। ये बोल रहे हैं जो आप लोन लोगे या तो घर बनाने के लिए लोगे या खरीदने के लिए लोगे, बनाने या खरीदने के लिए लोगे, किसी और चीज के लिए लोगे तो 30,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, घर बनाने या खरीदने के लिए लोन लोगे, ठीक है। लोन मस्ट बी फॉर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन।
चाहे कंस्ट्रक्शन हो या एक्विजिशन, मस्ट बी कंप्लीटेड within 5 years from end of PY in which loan is borrowed. कितने साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है? 5 years। कहां से? एंड ऑफ पीवाई इन विच लोन इज बोरोड। यानी कि अगर मैं 24-25 में लोन लेता हूं इस साल, तो 24-25 को छोड़ के आने वाले 5 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा। सारा कंडीशन सेटिस्फाई करोगे ना, लोन मस्ट बी बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999, loan must be borrowed for construction acquisition and construction acquisition must be completed within 5 years from the end of the financial year in which loan is, जिस साल लोन लोगे उस साल को छोड़ के आने वाले 5 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख, नहीं तो 30,000 से ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं। ठीक, नोट अब समझ में आया सुमित? मैक्सिमम एज एन एसएससी आप सोचो, आप बैंक से लोन लोगे तो साल में आप कितना तक मैक्सिमम इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, पर कितना तक आपको बेनिफिट मिलेगा? 30। पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो कितना तक मैक्सिमम तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? 2 लाख। डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त? लॉस। ब्रैकेट का मतलब क्या? लॉस। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखना। जब आप सेक्शन 115 बीएससी में जाओगे दोस्त, 115 बीएससी में जाओगे तो यहां क्या लिखा पता है? पहला पॉइंट, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, दैट इज 24B मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, नो डिडक्शन in case of self-occupied property। यानी कि ये जो मैंने इतनी मेहनत से आपको एसओ के बारे में बताया, ये सारी दी सोचो, ये नई स्कीम में नहीं मिलेगा। तो आप बताओ, ध्यान से सोच के बताओ, नई स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले तो बाबा जी का ठुल्लू हो गए, सब कुछ नील है, इंटरेस्ट मिला वो भी नील हो गया, तो अब तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील ही आएगा। तो ओल्ड स्कीम उनके लिए तो खराब हो गई ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड वालों के लिए। अब मेरी बात को, इतनी देर से मैं एक बात बोल रहा हूं, क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो? मेरी बात को आप समझ रहे हो? मेरी बात को आप समझ रहे हो कि हम बीएससी में गाना गाते गाते चले तो जाएंगे, पर मेरे दोस्त बीएससी में जाने के लिए अपने को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सैलरी में नहीं, सैलरी में बहुत सारे बेनिफिट ओल्ड में, नए में क्या नहीं है? टीडीसी एचआरयू नहीं है, पर टीडीसी है, एचआरयू नहीं है। कोई भी सेक्शन 10-14(2) का कोई अलाउंसेस नहीं एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू डिजेबल्ड। एचआरए का बेनिफिट नहीं है, और सेक्शन 16(2) and 3 इंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पे न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में जो 30,000 और 2 लाख रुपीज तक का बेनिफिट मुझे मिलता था 24B में, वो बेनिफिट विड्रॉ कर लिया गया। यानी कि न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ नहीं हो सकता, उसका वैल्यू हमेशा नील ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव पहले नेगेटिव आता, अब नील आएगा। बात खत्म। बोलो तुम लोग, और क्लियर? इसका क्लियर? मजा आ रहा है? बीएससी देख रहे हो?
अब जब हम बीएससी पढ़ेंगे तो बीएससी जब तक मैं पहुंचूंगा, आपको नहीं लगता इस इंट्रोडक्शन के एवज में मैंने बीएससी का सारा कॉन्सेप्ट एक जगह जमा करना चालू कर दिया है? अब छह छह क्लास के कंक्लूजन के बाद पता चलेगा मुझे तो बीएससी का पन्ना पन्ना रट रट याद हो गया है, अब और जिंदगी में बीएससी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट बीएससी का क्लियर करके जा रहा हूं, बीएससी में ये नहीं मिलेगा और ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा और ये मिलेगा। एक पॉइंट है वो बाद में बताऊंगा, जब सेटअप का इंट्रोडक्शन दूंगा तब। वहां एक पॉइंट और है यहाँ पे, वो भी नहीं मिलेगा, पर वो अभी मैं लिखूंगा नहीं। ये हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27 लिखना है क्या? लिख दू 22, 23, 24। इंट्रोडक्शन लिख तो सकता ही हूँ, फिर आएगा 24, क्योंकि 24 यहाँ चालू हो गया, 24 ऐसे 24। अब इसके बाद आता है सेक्शन 20, सेक्शन 25, 26 एंड 27, एग्जैक्टली 25A। ये सेक्शन क्या चीज के लिए है? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या अरियर ऑफ रेंट। छब्बीस इज रिगार्डिंग को ओनर, 27 इज रिगार्डिंग डीन ओनर। ये चैप्टर यहाँ पे इस तरीके से खत्म हो जाता है 22 से 27। 22 चार्जेबिलिटी, 23, 23 एक तो 2, 23 3 लीटर सेल, 24 2 ए और बी स्टैंडर्ड ड्राफ्ट से इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 25, रिकवरी 26 को ओनर एंड 27 डीन ओनर। इसके बाद आता है इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28 to 44। अगर आपको कुछ जीएसटी में आप लोगों को याद होगा, बिजनेस की डेफिनेशन कितनी बड़ी डेफिनेशन वहां पे ना, बिजनेस मींस ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। बीपी में सब कुछ इंक्लूड किया जीएसटी में, पर अभी हम थोड़ा शांति से, बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन, ये बात तो अपने को सबको पता है। प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेसिफाइड नॉलेज, a complex set of knowledge. Business. Business means any trade, commerce, or manufacture any trade, commerce, or manufacture or adventure or concern in relation, मैंने वो वर्ड जीएसटी में सिखाया था, एडवेंचर, कंसर्न। एडवेंचर का मतलब माउंटेन ड्यू पी के कूद नहीं जाना है। एडवेंचर का मतलब है आप जिस ट्रेड में हो, आप जिस ट्रेड में हो, कॉमर्स में, मैन्युफैक्चर, उसी से रिलेटेड रिस्क टेकिंग।
कमाने के लिए, एडवेंचर और कंसर्न इन रिलेशन टू सच ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। either carried on with a motive, either carried on with a motive to earn profit और नॉट। इस वर्ड पे मैं बहुत जोर दिया हूं, जीएसटी में भी, विथ ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और नॉट, प्रॉफिट और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्न प्रॉफिट और नॉट, ठीक है ना। इधर कैरिड ऑन विथ ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और नॉट, और एनी प्रॉफिट is actually accrued or not, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, मोटिव हो या ना हो, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एडवेंचर कंसर्न in relation to such trade, commerce, manufacture either carried on with a motive to earn a profit or not, a profit is actually accrued or not, any incidental लगा हुआ और ancillary activities, any incident or ancillary activity in relation to such trade, commerce or manufacture or adventure और incidental और ancillary, किससे incidental ancillary, in relation to trade, commerce, manufacture, adventure, माने कोई भी लगी हुई या जुड़ी हुई एक्टिविटी, लगी हुई या जुड़ी हुई एक्टिविटी उस ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, वो भी बिजनेस है। ऐसी डेफिनेशन जीएसटी में भी है, जीएसटी में थोड़ा बड़ा किया हुआ है। बिजनेस बेसिकली टू टाइप्स का होगा, बिजनेस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक को हम स्पेकुलेशन कहते हैं, एक को अपने नॉन स्पेकुलेशन कहते हैं। स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है, एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, इंट्रा डे ट्रेडिंग, सुबह लिया, शाम को काट दिया। क्या करते हो, सुबह 10 पे 9:30 मार्केट खुला, 109, 1000 रिलायंस के शेयर खरीद लिए, ठीक, 3000 रुपये में। शाम होते होते या तो रिलायंस के शेयर बढ़ गए या कम गए, आपने सौदे को क्या किया, स्क्वायर अप कर दिया, कोई डिलीवरी नहीं हुई, डिफरेंस ही प्रॉफिट है या लॉस है, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। आप बड़े हो गए हो तो याद रखना, सुबह लेके अगर सौदे को आप शाम तक काट देते हो, डिलीवरी नहीं होती है, तो डिफरेंस का पैसा ही आप खाते हो, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। नॉन स्पेकुलेशन तो सारा अदर्स में आई गया। कोई दिक्कत हो तो बोलो।
ऑल क्लियर है ना? याद रखना खाली एक इनकम, कौन सी इनकम? इंट्राडे, सुबह लिया शाम को काटा, बाकी सारी इनकम किसमें चले जाएगी? नॉन स्पेकुलेशन। बेटा आप मान लो ट्रेडिंग करते हो, आपने सुबह शेयर परचेज किया अपने ब्रोकर को फोन करके कि मेरा 1000 शेयर रिलायंस का ले लो, दाम क्या था? 3000 रुपये। शाम को 3:30 बजे सौदा बराबर करना पड़ेगा, शेयर मार्केट में बोलते हैं ले लो काट दो काट दो। तो आपने ब्रोकर को फोन किया, मैंने जो सुबह 1000 रिलायंस दिया उसका भाव बताओ। तो उन्होंने कहा अभी रिलायंस का भाव चले 3150, यानी कि आपने जो लिया 150 रुपये बढ़ गया, आपने कहा बेच दो। तो आपने लिया था और सुबह बेच दिया, यानी कि आपने कोई डिलीवरी नहीं ली। ये जो डिफरेंस था 3 में लिया था 3150 में बेचा, 150 रुपया इंटू 100 शेयर, 15,000 रुपया आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंट्रा डे ट्रेडिंग। सुबह लिया शाम को काट दिया, सुबह लिया शाम को काट दिया, ठीक है? बस, और कुछ नहीं है। अब असली गेम कल चालू हो जाएगा, कैपिटल गेम। इसी का तो इंतजार, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। बीपी में भी है, बीपी में भी 115 बीएससी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, पर अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं बीएससी में। सेक्शन बीपी में तो बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन 115 बीएससी को लेके, पर अभी मैं उसके बारे में डिस्कस अभी करूंगा ही नहीं। लिख के रखा हूं कि आप भी एक पेज में खाली छोड़ के रखें, क्योंकि ठीक है ना, लिख के रखा हूं, एक पेज खाली छोड़ के रखें आप लोग, क्योंकि इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है जिसके लिए इतनी मेहनत है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, सेक्शन 45 से 55। कल इसको हम लोग करेंगे, कल से एकदम प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक से कल मिलते हैं।